नमस्कार दोस्तों। आकाश शुक्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला और आज हमारा जो है ये इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 17। देखिए आज मैं दो वीडियो डालनी है, 16 और 17। तो ये 17 है और ये हिंदी में है पूरा, और मैंने इंग्लिश में भी इसका सेम बनाया हुआ है। तो आप जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं और हिंदी वालों के लिए अलग से है, ठीक है। तो काम अब डिफरेंस हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बहुत सिंपल से, जो कि मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आज हमारा जो चैप्टर यूनिट हमारा 1 चल रहा था, चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, वीडियो नंबर 17 फॉर क्लास 12th। बात करते हैं, जो पहला डिफरेंस का क्वेश्चन है वो है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच में अंतर। तो अंतर के आधार में पहला अंतर है परिभाषा। मध्यवर्ती वस्तु की बात करते हैं, बहुत आसान है। जैसे मैंने पहले की वीडियोस में इसके ऊपर जो वीडियो बनाया उसको भी आप देख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो फर्मों द्वारा अन्य फर्मों से खरीदी जाती हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा का सारा है बोल्ड है। इम्पोर्टेंट तो पूरा डेफिनेशन ही है, लेकिन बस देखिए ऑलमोस्ट पूरा डेफिनेशन ही बोल्ड हो गया है। तो ये पूरा डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ही बोल्ड हो गया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया बस। तो वो तो अब सेंटेंस फॉर्मिंग के लिए चाहिए ही। तो फर्मों द्वारा अन्य फर्मों से खरीदी जाती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। यानी ऐसी कमोडिटीज जो एक फर्म दूसरे से खरीदती है और वो वस्तु किसके लिए यूज होती है, दूसरी वस्तु को बनाने के लिए या उसी वर्ष पुनः बिक्री के लिए। पुनः बिक्री का मतलब है कि दोबारा से बेचने के लिए खरीदी जाती है, ठीक है। तो मैंने पहले भी चिप्स वाला एग्जांपल दिया था कि अगर कोई कोई व्यक्ति दुकानदार चिप्स खरीदता है तो वो बेचेगा, लेकिन मैं खरीदता हूँ तो मैं बेचूंगा थोड़ी, मैं तो उसको खाऊंगा। तो मेरे लिए वो पुनः बिक्री नहीं है, लेकिन दुकान वाले के लिए पुनः बिक्री है, इसलिए उसके लिए मध्यवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम की बात करते हैं, अंतिम वस्तु की। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम उपभोग, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, अंतिम उपभोग के लिए या फिर फर्मों द्वारा अंतिम निवेश के लिए। तो उपभोक्ता अंतिम उपभोग करते हैं और फर्म अंतिम निवेश करते हैं, तो उसको हम अंतिम वस्तु बोल देते हैं। जैसे सर जैसे क्या बोलेंगे इसमें, तो देखिए भाई, जैसे के लिए यहाँ पर आप सीधे समझिए कि जो चीज़ें मैं हूँ, अब जैसे मैंने ब्रेड खरीदा, उपभोग कर लिया, मेरे लिए अंतिम वस्तु। मैंने टीवी खरीदा, घर में लगाया, अंतिम वस्तु। अच्छा सर, एक फर्म ने टीवी खरीदा था, अब निर्भर करता है, अगर फर्म ने टीवी दोबारा बेचने के लिए खरीदा है तो मध्यवर्ती है, लेकिन अपने ऑफिस में लगाने के लिए खरीदा है तो अंतिम है, क्योंकि वो अंतिम निवेश का हिस्सा बन जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है सबको कि अंतिम उपभोग और अंतिम निवेश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेशन के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आप उम्मीद करते हो कि आप 100 नंबर लाओ इकोनॉमिक्स में, तो बहुत ज़रूरी है कि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, यूज़ करने हैं आपको। सेकेंड पॉइंट, मांग की बात करते हैं। तो इन वस्तुओं की मांग उत्पादक या विक्रेताओं द्वारा की जाती है। तो यानी कि ये लिमिटेड, कौन, सिर्फ प्रोड्यूसर्स लेते हैं इसको, इसकी मांग सिर्फ उत्पादक करते हैं, लेकिन यहाँ उपभोक्ता और उत्पादक दोनों करते हैं। तो अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुएं सिर्फ उत्पादकों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। और सीधे से है, क्लियर भी है, क्योंकि अगर उपभोक्ताओं के पास एक वस्तु आती है तो अंतिम हो जाती है, वो मध्यवर्ती रहती ही नहीं। लेकिन उत्पादकों के पास अगर जा रही है तो निर्भर करता है, अगर वो अंतिम निवेश के लिए खरीद रहा है तो अंतिम वस्तु हो जाएगी, और अगर वो दोबारा बनाने के लिए या बेचने के लिए खरीद रहा है तो वो मध्यवर्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये यानी कि क्लियर रखना कि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादकों द्वारा खरीदी जाती हैं और अंतिम वस्तुएं उपभोक्ता और उत्पादक दोनों द्वारा खरीदी जाती हैं, ठीक है, यानी इनका मांग किया जाता है। स्वरूप की बात करें तो मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में अपनी पहचान खो देती हैं। तो ये अपनी पहचान खो देती हैं, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में अंतिम वस्तुएं अपनी संरचना नहीं खोती हैं, अपनी पहचान नहीं खोती हैं। तो इनका पहचान नहीं खोता है, अंतिम वस्तुओं की पहचान नहीं खोती। ब्रेड ब्रेड ही रहेगा, अगर एक कंज्यूमर से यूज़ कर रहा है तो ब्रेड ब्रेड रहेगा उसके पास आके, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए नहीं रहेगा। लेकिन इन यहाँ पर जो एग्जांपल लिया ना, इसका सेंस जो है वो प्रोड्यूसर के बेसिस में है। तो देखिए, किसी वस्तु में पूरी तरह समा जाना, तो वे वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में अपनी पहचान खो देती हैं और किसी अन्य वस्तु में पूरी तरह समा जाती हैं। जैसे आटा और क्रीम, या मैदा, मैदा भी होता है, मैदा यूज़ होता है ब्रेड बनाने में।
का उपयोग ब्रेड के उत्पादन के लिए किया जाता है और वे यानी आटा या क्रीम अपनी पहचान खो देते हैं। तो भाई ब्रेड ब्रेड हो गया ना, ब्रेड को हम थोड़ी दुकान पे जाके कहेंगे भाई मैदा या क्रीम दे दो। अब दुकान पे जाके क्रीम मांगोगे तो क्रीम मिलेगा, कहोगे मैदा और क्रीम दे दो, दोनों अलग अलग मिलेगा। दुकान वाला ये थोड़ी कहेगा कि दोनों चीज़ें ब्रेड में डली हुई है तो आपको ब्रेड दोगे, तो वो ब्रेड बोलोगे ना, आप ब्रेड मांगोगे तो ब्रेड मिलेगी। यानी इन दोनों का रियल फेस खो चुका है। भाई आप हलवा बना लो, हलवे में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, सूजी, किशमिश, चीनी, ठीक है, जो भी चीज़ें डल रही हैं, अब हलवा बनने के बाद वो हलवा हो गया, उसका नाम बदल के हलवा। अब आप खा रहे हो हलवा तो ये थोड़ी कहोगे कि इससे कि मैं सूजी, चीनी और बादाम पिस्ता खा रहा हूँ, डेफिनेटली नहीं कहोगे, क्योंकि अब उस उन सब चीज़ों ने अपना रियल फेस खो दिया है और एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो गए, तो उन्हें इंटरमीडिएट कह देंगे और जो फाइनल है वो हलवा हो गया हमारा। बेसिकली हमारे लिए तो सारे इंग्रेडिएंट्स भी फाइनली कहलाएंगे, बस मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। अंतिम की बात करें तो उत्पादन प्रक्रिया में अपनी पहचान नहीं खोते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे मशीन और उपकरण, मशीन एंड टूल्स आ जाते हैं इसमें, आदि उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक चलते हैं, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, अंतिम वस्तुएं, क्योंकि ये लंबे टाइम तक बिजनेस में बनी रहती हैं। अब समावेश देखते हैं, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय आय में शामिल हो गए तो ये दोहरी गणना की समस्या को उत्पन्न कर देंगी मध्यवर्ती वस्तु। भाई अगर इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया तो डेफिनेटली ये 2 बार गिन लिया ना, तो इसीलिए इनको शामिल नहीं किया जाता है और इनको शामिल किया जाता है। देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, कोई कठिनाई नहीं होगी, बढ़िया से पढ़िए इसको। उदाहरण की बात करें तो कच्चा माल बिजली, डेयरी मिल्क के दूध, डेयरी मालिक के लिए दूध आदि। तो डेयरी का मालिक अगर दूध खरीदता है तो वो बेचेगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट है। मैं दूध खरीदता हूँ, मेरे लिए फाइनल हो जाएगा क्योंकि मैं उसको पीऊँगा और उसका जैसे मर्जी यूज़ करूँगा। अंतिम वस्तु की बात करते हैं तो अंतिम उपभोग और अंतिम निवेश। अंतिम उपभोग कपड़ा, जूता। भैया आप अगर क्लोथ्स और शूज़ खरीद रहे हैं तो आपके लिए वो फाइनल गुड्स है, फाइनल कंजम्पशन है। इसी तरह एक बिजनेसमैन अगर मशीन और उपकरण, टूल्स खरीद रहा है तो उसके लिए वो फाइनल इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरा हमारा हो गया एक क्वेश्चन डिस्कस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, साधन आय और हस्तांतरण आय के बीच में अंतर। तो अंतर में पहला है वही परिभाषा। तो साधन आय से आशय उस आय से है। अब आय देखिए कौन कौन सी है, किराया, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ। और ये किन सेवाओं के बदले, तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो क्लियर है कि देखिए एक बात आप सबने याद रखनी है सेंस में कि ये हमेशा डबल साइडेड होता है। तो बिना सेवा दी आय नहीं होगी, तो यहाँ सेवाओं को देना पड़ता है, उत्पादन के साधनों को, देख रहे हैं, उत्पादन के साधनों को अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं, तो उनको आय प्राप्त हो जाती है। किस रूप में? किराया, भूमि के लिए किराया, श्रम के लिए मजदूरी या वेतन, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यम या व्यवसाय के लिए लाभ के रूप में। ठीक है। हस्तांतरण आय की अगर बात करें तो आशय उस आय से है जो उत्पादन प्रक्रिया में बिना कोई सेवाएं प्रदान किए प्राप्त होती है। तो ये बिना सर्विस के होता है, इसीलिए इसे ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसमें कोई सर्विस नहीं देना फिर भी मिलती है आय। प्रकृति के बारे में बात करते हैं, अभी हम आगे इसको पूरा समझ लेंगे, आप तो पता चल जाएगा क्या चीज़ है। ये एक अर्जित आय है, ये अर्नड है, कमाना पड़ता है, कमाई की अवधारणा। ये अनर्जित है, अनार्जित भी अनर्जित है, यानी ये प्राप्ति अवधारणा है, यानी इसमें अर्न नहीं करते हैं इसको, हम ये नहीं करते कि हम जाके कमा रहे हैं, हमें ही मिल जाता है हमें। ठीक है। अवधारणा की बात करें तो ये द्विपक्षीय अवधारणा है। देखिए कैसे, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, डबल साइड हो गए। ये रहे भाई फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये हो गया ओनर। तो भाई अब ये अपनी सर्विसेज इनको देंगे, तो उस सर्विस के बदले में ये इनको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, है ना। तो ये 2 साइडेड है, लेकिन यहाँ नहीं है 2 साइडेड, ये सिर्फ इनको पेमेंट रिसीव होगा, तो इनके लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम, बिना कोई सर्विस दिए इनकम हो रही है। तो ये 1 साइडेड है और ये 2 साइडेड है। एग्जाम्पल की बात करें तो मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज और लाभ, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो कंसिडरेशन होते हैं,
यानी प्रतिफल होता है, वही इसके उदाहरण है। यहाँ पर हस्तांतरण है में वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, उपहार, सब्सिडी, दान इत्यादि। भाई वृद्धावस्था पेंशन याद रखिएगा, एक सेवानिवृत्ति पेंशन होता है जो जिसे हम इंग्लिश में रिटायरमेंट पेंशन कहते हैं। तो रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन दोनों अलग अलग बातें हैं। वृद्धावस्था पेंशन बुढ़ापे में मिलता है, ये बूढ़े होने के लिए मिलता है, मतलब कोई बूढ़ा हो गया तो उसको मिलता है क्योंकि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह जाता। और रिटायरमेंट पेंशन क्योंकि आपने कई वर्षों तक काम किया है तो उस काम के बदले में आपको पेंशन दी जाती है, तो उसे हम ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे, वो फैक्टर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर रखिएगा कि रिटायरमेंट पेंशन जो है वो फैक्टर इनकम है, ना कि ट्रांसफ़र इनकम। वो ट्रांसफ़र इनकम नहीं कहलाएगा, वो फैक्टर इनकम कहलाएगा रिटायरमेंट पेंशन यानी सेवानिवृत्ति पेंशन। लेकिन ओल्ड एज पेंशन हमारा ट्रांसफ़र कहलाएगा। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आप सबको पता ही मिलती है, उपहार, गिफ्ट, सब्सिडी और दान, ये सारे ट्रांसफ़र है क्योंकि हस्तांतरण है क्योंकि ये एक साइड से होते हैं। घरेलू और राष्ट्रीय आय में समावेशन, तो हमेशा याद रखिएगा साधन आय को शामिल किया जाता है और हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है। बोल्ड करके लिखा गया है, बहुत इजी है, अच्छे से इसको देख लीजिए। तो शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें हम साधन सेवाएं देकर कमाते हैं और यहाँ बिना साधन सेवाएं के कमाते हैं, तो इसीलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हमारे हो गए आज के दोनों क्वेश्चन डिस्कस। अब सब लोग इसे बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए और वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और जो भी चीज़ें ये क्वेश्चन से पहले आप इनके ऊपर जो वीडियोस है वो पूरा देखिएगा, तब इन्हें देखिएगा, तब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सब लोग बढ़िया से मेहनत करते रहो और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, खूब शेयर करें, सबके पास पहुँचाएँ, अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके स्कूल में या क्लास में या आपके इक्वल है 12th तक, उसको आप इसको खूब बढ़िया से शेयर करें, सबके पास पहुँचे ये। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब 1 बाय 1 बढ़िया से आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।